हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। अब की बार सेकेंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसको हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया और हम लोग अब सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में जो भी चीज़ें हैं वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो कुछ भी हुआ उसे छोड़ दीजिए। और मुझे लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बढ़िया हुआ, खास करके पॉलिटिकल साइंस में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए गए थे उसमें से डायरेक्ट फंस गए थे। और बाकी जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया होगा उनकी तो बात ही खत्म है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर मेरा 50 में से 49 सही है, तो इतना सही होना अपने आप में बहुत एक अचीवमेंट माना जाता है। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं पहले सिलेबस। और सेकेंड सेमेस्टर में अभी बहुत टाइम है आपके पास, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपके पास सिलेबस का बर्डन भी है। ठीक है? सिलेबस में देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला यूनिट हम लोग देखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है ये यूनिट वाइज डिवाइड है। ठीक है, और ये जो सिलेबस में पहला आपका यूनिट है उसमें देखते हैं क्या क्या है। तो इसको नीचे करते हैं। हाँ, देखिए ये जो है आपका जो पहला यूनिट है उसमें क्या क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पहला जो यूनिट है इसमें है बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है ना? यानी कि सबसे पहले हम लोग देखें कि बर्थ और ग्रोथ, ठीक है ना, यानी कि जो ये पॉलिटिकल ट्रेंड्स है, ठीक है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का, इसका बर्थ कैसे हुआ है, ठीक है ना, और इसका ग्रोथ कैसे हुआ है, और पॉलिटिकल ट्रेंड एक तरीके से पॉलिटिकल रूप से ये कैसे अपने कंप्लीटली जो कॉन्सेप्ट था उसको डाइवर्ट किया, और किस तरीके से ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया भारत के अंदर। ठीक है, उस समय की स्थिति में। ठीक है, तो पहले यूनिट में हम लोग ये तीनों चीजें कवर करने वाले हैं, यानी कि बर्थ पढ़ने वाले हैं, ग्रोथ पढ़ने वाले हैं, और पॉलिटिकल ट्रेंड्स भी पढ़ने वाले हैं जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए स्टेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो स्टेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो पहली बार कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो यहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि हर बार एक नया नया अध्यादेश, एक नया नया अधिनियम आता रहा, और वही कहीं ना कहीं हमारे संविधान का बेस बनने का काम किया। आप देखेंगे जब 1935 का अधिनियम आता है, 1935 का अधिनियम, तो ये 1935 के अधिनियम में कंप्लीट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 1935 के अधिनियम में कंप्लीट चीजें, मैक्सिमम चीजें जो है लगभग 60% चीजें यहीं से अपना ली गई, और इसके पहले जितने अध्यादेश अधिनियम वगैरह जो आते रहे वही जो है इसमें ऐड होते रहे। ठीक है, तो ये हो गया बाबू स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। उसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है ना, जो असेंबली बनाई गई, संविधान सभा संविधान सभा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि जो संविधान सभा है उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और उसके बाद किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, कौन सा मिशन आया तब उसका डेवलपमेंट हुआ, उसे बनाया गया, फिर उसका कार्य क्या था, उसके कार्य में कौन कौन से समितियां बनी, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फिलोसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो दार्शनिक दृष्टिकोण है ना, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप को। क्या पढ़ने वाले हैं? सिटीजनशिप। ठीक है, यानी कि नागरिकता, नागरिकता से संबंधित कई प्रकार के प्रावधान हैं। ठीक है ना, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि टोटल हम लोग को नागरिकता पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो यूनिट नंबर थर्ड में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है फंडामेंटल राइट। क्या पढ़ना है? फंडामेंटल राइट। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 12 से लेकर के स्टार्ट होता है, और ये 36 तक फंडामेंटल राइट आपका देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। ठीक है ना, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट होता है ये कहां से कहां तक? तो 12 से 36 तक देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हो जाता है वो 32 हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो विभिन्न प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या हैं उनके कार्य, क्या है, एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करने वाले। ठीक है, क्लियर है? तो ये फंडामेंटल राइट्स क्यों आया, किस देश से लिया गया, इसका
भारत में इसको एक्सेप्ट करने का कारण क्या था, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसका पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसकी अवधारणा, और ये किस देश से लिया गया, क्यों लिया गया, इसके पीछे कारण क्या था, ओवरऑल सारी बातें हम लोगों को इसमें देखनी है, करनी है। ठीक है, उसके बाद है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवरऑल इसका क्या सिचुएशन था, भारत में ये किस प्रकार से लागू किया, इसको लागू करने का क्या मतलब है, या फिर इसको लागू करने का प्रावधान कौन कौन से हैं, क्यों लाया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों रखा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कौन से सरकार ने इसको ज्यादा से ज्यादा अवेलेबिलिटी दी, ठीक है ना, क्यों इसको लागू करने की कोशिश की गई। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज से जो डीपीएसपी है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 पर। कहाँ जाते हैं, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 क्या है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रोसेस अमेंडमेंट, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। इसको देखिए पहले, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन दोनों में किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस प्रकार का संघर्ष होता है, क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं या फिर एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है, एक का डायरेक्शन दूसरा और दूसरे का डायरेक्शन दूसरा, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है, क्या एक दूसरे के पूरक हैं? इसके मेन कॉन्सेप्ट और इसकी अवधारणाएं, इन सभी के उद्देश्य, इन सभी का एक तरीके से लागू किया जाना, सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? ये तो हो गया आपका यूनिट नंबर 4, ये तो हो गया आपका यूनिट नंबर 4। ठीक है, अब देखिए हमारा ओवरऑल यूनिट कितना है, आपका ओवरऑल यूनिट 8 है। कितना है, 8 है। और इन सभी यूनिट को कवर कैसे किया जाएगा, ये आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। ठीक है, पिछली बार भी ये प्रश्न था, तो सोल्यूशन के रूप में हम लोग आ गए थे सारथी बैच के साथ। ठीक है, बहुत से बच्चों ने सारथी बैच को ज्वाइन किया और उन लोगों को आइडिया भी था कि अगर हम सारथी बैच को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें कहीं से भी कुछ सोचना समझना नहीं पड़ेगा, बेहिचक हमें सारथी बैच से पढ़ना है। क्यों सारथी बैच से पढ़ना है? पहले तो बच्चों ने देखा कि सब्जेक्ट लिस्ट क्या क्या है, देख सकते हो सब्जेक्ट लिस्ट क्या क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, इतने तो सब्जेक्ट है। ये सभी सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी प्रकार की आप तैयारी करना चाहते हैं, कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें ये आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये मेजर सब्जेक्ट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जो कि जीके जीएस का सिलेबस होता है, उसके ये मेजर सब्जेक्ट है। और यहाँ पे इतना बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में बैठ करके फील होगा कि मैं बीए पढ़ रहा था या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। ठीक है ना, आपको आइडिया लग जाएगा केवल और केवल इस बैच से। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब्जेक्ट आपने देख लिया, सब्जेक्ट आपने देख लिया। उसके बाद इसके जो फीचर्स हैं, थोड़ा सा फीचर्स पे हम लोग ध्यान दे लेते हैं। फीचर्स क्या है भाई? थ्योरी क्वेश्चंस, आपको थ्योरी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ओवरऑल आपको एक एक करके थ्योरी पढ़ाया जाएगा, एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, एक एक चीजों को कंफर्म किया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, किसी भी थ्योरी को लेकर। ठीक है, तो थ्योरी क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि थ्योरी क्वेश्चंस कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा जब आपको मान के चलिए कि आपका एमसीक्यू पैटर्न है, अचानक बदल जाता है, यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा फैसला ले लेती है, तो फिर कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, उसके लिए थ्योरी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा क्लास भी रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मिलेगा। उसके बाद नोट्स भी मिलेगा और पीडीएफ मिलेगा। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये सब आपको ऐप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टारगेट गुरुकुल ऐप भी डाउनलोड कर लेना है आपको, टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इंपोर्टेंट एमसीक्यू बहुत जरूरी है। अगर आपका एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू पे है, बहुत से यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न कंप्लीट एमसीक्यू है, ठीक है, तो उनके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको एमसीक्यू भी दिया जाएगा। साथ ही साथ एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको भी दिया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी दिया जाएगा। शॉर्ट नोट्स क्या करता है भाई? शॉर्ट नोट्स किसी भी कॉन्सेप्ट को जल्दी से जल्दी तैयार करने या फिर तैयार करने की मदद करता है, या फिर कोशिश भी करता है, या फिर तैयार करा ही देता है, ऐसे सब। ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स हमारे लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल मेंटरशिप बहुत जरूरी है। बच्चे क्या होता है कि रास्ते से भटक जाते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, आगे हमारा क्या पर्पज है, जो कुछ आइडिया नहीं रहता। इसलिए पर्सनल मेंटरशिप भी है। आप किसी भी मेंटर से चाहे तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पे फैकल्टी आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन फैकल्टी है आपके सामने। ऑफर लिमिटेड चल रहा है बाबू, और बीए सेकंड सेमेस्टर की है। जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे सारथी बैच को, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होने वाली। बैच का प्राइस आप देख सकते हो, प्राइस तो समझो कुछ भी नहीं है, प्राइस कुछ भी नहीं है, केवल 599 आपका प्राइस है।
और ये मुझे लगता है कि 2 महीने का रिचार्ज भी नहीं है। और 2 महीने के रिचार्ज में आप क्या ले लोगे? 2 महीने के रिचार्ज में आप कंप्लीटली 6 महीने की पढ़ाई करनी है आपको। 2 महीने के रिचार्ज में कंप्लीटली 6 महीने पढ़ाई करनी है बेफिक्र होकर के। सोचो, कुछ सोचना ही नहीं। समझ रहे हो? तो ये है आपका बैच, ठीक है? और ये स्पेशली आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर कब तक आने वाला है बैच, तो फिर लीजिए आपका बैच आ गया, ठीक है? बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। यूनिट नंबर 5 में हम लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में हम लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर। हमारा जो एग्जीक्यूटिव है और हमारा जो लेजिस्लेचर है, यानी कि हमारी कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? इसके अलावा प्रेसिडेंट को पढ़ना है, यानी कि राष्ट्रपति को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री को पढ़ लेंगे, इनके पावर्स, इनके कार्य, इनकी मतलब ये जो ओवरऑल संरचना है, जैसे संसदात्मक, संघात्मक, ओवरऑल जो कुछ भी है, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं और लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समझिए ये पॉलिटिकल साइंस का एक बेस पॉइंट होता है, ठीक है? स्पीकर के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? स्पीकर के जो उद्देश्य है, कार्य है, उनकी जो शक्तियां हैं, कार्यप्रणाली है, किस तरीके से वो कार्य करते हैं, ओवरऑल सब कुछ, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 6 पे। यूनिट नंबर 6 में क्या है भाई? स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट स्तर पे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 2 प्रकार की संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है ना? 2 प्रकार की सरकारें हैं, एक तो सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सरकारों का क्या क्या महत्व होता है, ये अपने आप में होता है, ठीक है? तो वहीं पे हम देखेंगे जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि जो राज्य में आपके कार्यपालिका और विधायिका होती हैं, उसको पढ़ना है, ठीक है? विधानसभा, ठीक है? उसके बाद उनकी पावर्स को पढ़ेंगे, यानी कि उनकी शक्तियां क्या होती हैं, उनके फंक्शन यानी उनके कार्य क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, और यहीं पे हम लोग गवर्नर को भी पढ़ने वाले हैं और चीफ मिनिस्टर को भी पढ़ने वाले हैं, और दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करनी है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके बारे में, इसकी पावर, इसकी शक्तियां, इसके कार्य, जो कुछ भी है, पढ़ने वाले, ठीक है? उसके बाद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 7 पे। यूनिट नंबर 7 में क्या है भाई? यूनिट नंबर 7 में है जुडिशरी। क्या है? जुडिशरी, ठीक है ना? कंपोजिशंस, पावर्स, जुरिडिक्शंस और सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है ना? इसमें हम लोग देखेंगे इसका कंपोजिशन किस तरीके से होता है, इनकी पावर्स क्या क्या है, जुरिडिक्शंस, इसको भी हम लोग को देखना है। सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पढ़ना है। संविधान में इनका क्या क्या प्रावधान है, इनकी क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये है आपका यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 8 में आ जाते हैं। तो यूनिट नंबर 8 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक होता है ना, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो जुडिशरी होती है, जो सरकार का तीसरा अंग होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तीसरा अंग कंप्लीटली फ्री होता है कि जो सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन होता है, इनके बीच का जो संबंध है, इसको सही तरीके से चलाने के, सही तरीके से बनाए रखने के लिए, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल एंड स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द ट्राइबल एरियाज एंड यानी कंपोजिशन, फंक्शंस एंड पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। उसके बाद हम लोगों को इलेक्शन कमीशन के बारे में भी पढ़ना है। संविधान में इसके क्या प्रावधान है, ओवरऑल सारी चीजें हम लोग को पढ़ना, ठीक है? लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है, ठीक है? और स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उनके स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या हैं, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? क्लियर है? तो आपने सिलेबस देखा, सिलेबस देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम लोग को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो कुछ भी, ठीक है? तो सिलेबस आपने देख लिया। बैच जितना जल्दी परचेज करना चाहते हो कर लो, जितना जल्दी परचेज कर सकते हो कर लो। दिक्कत यह है कि इतना पढ़ना अपने आप में केवल और केवल किसी गाइड बुक से केवल पास हो जाना ये मायने नहीं रखता। अगर फ्यूचर में आप कुछ करना चाहते हो तो फिर ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर आप किसी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम में, किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में बैठ करके कुछ आगे पढ़ाई के माध्यम से करना चाहते हो तो फिर ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।